आज हम लोग जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। किसको? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? देखो, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जैसे अ, बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीजें एक ही जगह मिल रही हैं। मतलब जैसे मॉल हो गया ना, मॉल। मॉल जानते हो ना, सिटी मॉल जो होता है वो तुम्हारा एक तरह से उसको बोलते नहीं है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। इसलिए बोलते हैं, देखो उसमें मॉल में तुमको हर तरीके की आइटम्स मिल जाएंगी, हर तरीके का चीज मिल जाएगा, हर किसी चीज की शॉप होगी मॉल में। तो इसीलिए उसको हम लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि चीज हर चीज की दुकान जो है तुमको मॉल के अंदर मिल जाएगी, यानी अलग अलग चीजें तुमको एक जगह पे मिल रही हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर आपका होता है, सिंपल जान जाओ, कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर्स का सम। इमेजिनरी प्लस रियल नंबर्स, इमेजिनरी प्लस रियल नंबर्स इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर जैसे कि आपका हो गया ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम, कंपोजिट। ठीक है, ये सारे आपके रियल नंबर्स हो गए जिनको हम लोग लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर्स क्या हुए? इमेजिनरी नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जो कि रियली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हम लोग उसको हाइपोथेटिकली इमेजिनेट करके रुकते हैं। जैसे कि आपका इसमें हो गया अंडर रूट -1, अंडर रूट -5, अंडर रूट -3। ये सारे क्या हो गए? आपके इमेजिनरी नंबर्स हो गए, यानी रूट के अंदर कभी भी निगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये सारे हम लोग इमेजिन करते हैं। इमेजिन किए थे कि रूट अंदर -1 हो, अंडर रूट -5 हो, लेकिन एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब इमेजिनरी नंबर जो है ना, हम लोग को बहुत समय से 10th क्लास में भी हम लोग देखे थे। याद करो, 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनांट पढ़े थे। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? b² - 4ac, जिसमें अगर ये ग्रेटर देन 0 हो, ये अगर लेस देन 0 हो, ये अगर इक्वल टू 0 हो, तो तीनों में कुछ कंडीशन होता था, जिसमें से दो कंडीशन ये वाला और ये वाला हम लोग पढ़े थे। इस क्लास में ये वाला पढ़ना है कि अगर डिस्क्रिमिनांट जो है, डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 हो, तो आपको यही इमेजिनरी नंबर्स यानी इमेजिनरी रूट्स आपको मिलता है। जैसे x² + 3 इज इक्वल टू, अगर 0 लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल टू अंडर रूट -3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इस -3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट -1 × 3, सॉरी, अंडर रूट -1 × √3। अब ये जो -1 है ना, ये जो अंडर रूट -1 है, इस -1 को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और इस आई को बोलते हैं बेटा आयोटा। इस आई को क्या बोलते हैं? आयोटा। और आयोटा यानी ये जो आई है इसका वैल्यू होता है अंडर रूट -1। समझ में बात आई? अब ये जो आयोटा जो है ना, आयोटा, ये दिए थे आपके लोहोनार्ड यूलर। इस नाम के एक व्यक्ति थे जिनका फॉर्म भी अभी हम लोग को आगे पढ़ना है। तो यही आपका दिए थे लोनार्ड यूलर आयोटा का वैल्यू। अब आपको जैसे आयोटा का वैल्यू अगर अंडर रूट -1 है, आयोटा का वैल्यू क्या है? अंडर रूट -1 है, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, आयोटा स्क्वायर आपको पता चल गया -1। तो एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, 1 2। समझ में बात है? अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनको हम लोग जनरली जेड से डिनोट करते हैं। जनरली किससे डिनोट करते हैं? जेड से, जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक इसका रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट। क्योंकि एक तो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जिसके कारण एक इसमें रियल पार्ट होता है, एक इसमें इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट को ए से डिनोट करते हैं, ए से या एक्स से, और इमेजिनरी पार्ट को आयोटा बी से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपका यही हो गया कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। समझ में बात आई? इतना
अच्छा, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें जान लो। क्या चीजें जाननी है? जैसे कि जब भी आप लोग किसी भी दो नंबर का जब रूट करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जो हम लोग सीखते आ रहे हैं वही चीज इसमें भी है सेम। कि दो, जैसे दो नंबर्स हैं, एक है a प्लस आयोटा बी और एक है x प्लस आयोटा बी। इन दोनों नंबर्स को x प्लस आयोटा वाई, अगर इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है तो सिंपल एडिशन कीजिए, रियल पार्ट का सम लिख दीजिए और इमेजिनरी पार्ट का जो सम होगा वही आपका क्या होगा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन होगा। सब्ट्रैक्शन करना है, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कीजिए, और इमेजिनरी में से इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल वही करेंगे, a प्लस आयोटा बी और मल्टीप्लाई में x प्लस आयोटा वाई। तो एक बार a से x को करेंगे, एक बार a से आयोटा y को करेंगे, एक बार आयोटा b से x को करेंगे, एक बार आयोटा b से आयोटा y को करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? इतना चीज समझ गए? बस यही था आपका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। और डिवीजन में क्या करते हैं? डिवीजन में सिंपल है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, एक बार a बाई एक्स प्लस आयोटा बी ठीक है, a बाई एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस बी आयोटा बी टाइम्स एक्स प्लस आयोटा वाई। अब दोनों को सेपरेटली आप लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिवाइड सब्ट्रैक्शन। दो नंबर्स का सम, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी आपका कॉम्प्लेक्स ही नंबर देगा। तीन कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेगा। एडिशन में कॉम्प्लेक्स नंबर के हमेशा याद रखिएगा कि अगर चाहे हम लोग a प्लस आयोटा भी करें, ठीक है, मतलब जैसे होता है ना कि 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, बात बराबर है। सेम उसी तरह से 2 प्लस 3 आयोटा करो या 3 आयोटा प्लस 2 करो, बात एक ही है। इस दोनों को सम करोगे तब भी वही आएगा, इस दोनों को सम करोगे तब भी वही आएगा। समझ में आए? इतना चीज नोट हो गया। इसमें कहीं किसी को कोई समस्या तो बताओ। किसी को कोई समस्या नहीं? चलिए तब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक चीज और, जैसे हम बहुत जगह देखते हैं, इसलिए बता दिए, कई बार लिखा होता है अंडर रूट -6 इंटू अंडर रूट -8। ठीक, बहुत बार क्या होता है कि इस अंडर रूट -6 और अंडर रूट -8 है, तो इसको लिख देता है अंडर रूट -6 और -8, और फिर डायरेक्ट लिखा जाता है अंडर रूट 48। ठीक है, तो इस तरह की जो हरकतें हैं, ये हरकतें, इसको कृपया ना करें, इसको ना करें। सही हरकत हम बताते हैं क्या करना चाहिए, कि अंडर रूट -6 है इंटू अंडर रूट, अगर -8 गिवन है तो यहाँ पे अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 6 कर लें, उसके बाद फिर इंटू अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 8 करें। -1 हमको पता है आयोटा होता है, तो अंडर रूट 6 आयोटा इंटू, कंप्यूटर में चल रहा है स्टार, 8 आयोटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ फुल करके तब लिखें अंडर रूट 48 आयोटा, और इस आयोटा क्योंकि अंडर रूट -1 होता है तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे कि -√48। समझ में बात आई? तो इस तरह की हरकतें कृपया स्कूल में अपने करें, इस तरह की हरकतें ना करें। ठीक है,
तो यहाँ से सिंपल हम ये बस बोलना चाह रहे थे कि जब भी आप लोग दो नंबर का रूट करें, दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा कि वो आपका a अंडर रूट ए बी माइनस के बराबर होता है। तो एक चीज और इसमें अभी हम बताए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका a प्लस आयोटा बी में ये आपका रियल पार्ट होता है। रियल पार्ट को आर ई जेड से डिनोट किया जाता है, इमेजिनरी पार्ट को आई एम जेड से डिनोट किया जाता है। इतना बात समझ में आया। अब जान लेते हैं मॉडुलस और कॉन्जुगेट। मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है, सारी चीजों को बताते हैं। ठीक, देखिए मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। मॉडुलस क्या होता है, पहले ये जान लो मॉडुलस क्या होता है। देखिए जैसे मेरे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को हम लोग मॉड से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज योर मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको मॉड करना है तो यही होगा। और ये कहाँ से आया, तो आगे हम पोलर रिप्रेजेंटेशन यानी पोलर फॉर्म में आपको बताएंगे। तो इतना चीज समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कॉन्जुगेट सिंपल होता है कि किसी भी कोई भी अगर आपको दिया हुआ है, जैसे a प्लस आयोटा बी, कोई आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसका बस साइन अपोजिट कर दो, यानी a माइनस आयोटा बी। अगर प्लस आयोटा बी है तो माइनस आयोटा बी कर दो, यानी इमेजिनरी साइड, इमेजिनरी पार्ट का केवल साइन को चेंज कर देंगे तो वही आपका कॉन्जुगेट हो जाएगा। जैसे अगर आपको दिया हुआ है कि 2 आयोटा, तो इसका हो जाएगा माइनस 2 आयोटा। समझ में आ जाता है। लेकिन अगर जैसे कोई कांस्टेंट है केवल, जैसे 0 है, 5 है ना, तो इन सब का कंजुगेट भी सेम होगा, 0 और 5। क्या इतनी बात समझ में आई सबको कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट अगर निकालना है तो इमेजिनरी पार्ट का बस साइन चेंज कर दो। अगर 2 आयोटा गिवन है ना, तो उसका कंजुगेट हो जाएगा माइनस 2 आयोटा। और अगर कोई कांस्टेंट गिवन है, कांस्टेंट, तो उसका सेम हो जाएगा एज इट इज। ठीक, चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए यहाँ पे आपकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है, जैसे z प्लस जेड बार। यहाँ पे आपका ये जो जैसे मॉडुलस को मॉड जेड से डिनोट करते हैं, वैसे ही जेड बार को हम लोग कॉन्जुगेट के लिए यूज करते हैं, यानी कॉन्जुगेट को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट जो है वो आपको जेड बार से रिप्रेजेंट होता है। तो जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कंजुगेट जो होगा वो 2 टाइम्स रियल पार्ट के बराबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसके कंजुगेट को माइनस करेंगे तो 2 टाइम्स उसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के कांस्टेंट जो होता है उसके बराबर, दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे एक टर्म आता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग जेड डैश से डिनोट करते हैं, किससे, जेड डैश से। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये बोलता है कि जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस ए आयोटा बी, 1 प्लस ए आयोटा बी, ठीक। अब इसको क्या कीजिए कि आप ऊपर और नीचे इसके रेशनलाइज, मतलब a माइनस आयोटा बी, इसके कंजुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको ऊपर आएगा a माइनस आयोटा बी और नीचे आएगा आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a माइनस आयोटा बी और नीचे क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको सिंपल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यही बोलना चाह रहा है कि ऊपर में
जब आप मल्टीप्लाई करोगे यानी रेसिप्रोकल होगा, जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इस फॉर्म में दिया हो जैसे उसके रेसिप्रोकल के फॉर्म में, तो आप क्या कीजिए, सिंपल उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, आपको जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। जैसे a माइनस आयोटा बी आया, तो a माइनस आयोटा बी क्या है, जेड का कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, सॉरी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, मॉड जेड का होल स्क्वायर, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जेड बार बाई मॉड जेड का होल स्क्वायर, दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ में बात आ गई। उसके बाद आता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं नंबर लाइन पे। जैसे रियल नंबर्स के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन का यूज करते हैं, जिसपे हम लोग पॉइंट्स के जरिए, कोऑर्डिनेट्स के जरिए सारे नंबर्स को शो करते हैं। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग आर्गेंड प्लेन का यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन के लिए आर्गेंड प्लेन का, आर्गेंड प्लेन, जिसको कि हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन के नाम से भी जानते हैं। तो आर्गेंड प्लेन में ये आपका रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये होता है यानी एक्स एक्सिस को रियल, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में दो होता है ना, रियल और इमेजिनरी, तो एक्स एक्सिस को रियल नंबर्स के लिए यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट है उसके लिए यूज करते हैं, और वाई एक्सिस को इमेजिनरी पार्ट के लिए यूज करते हैं। समझ में बात है। तो इसको ओरिजिन मानते हैं, ओरिजिन, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब एक चीज याद रखना, जैसे मेरे पास कोई एक पॉइंट है ए कॉमा बी, कोई एक पॉइंट है ए कॉमा बी, और ये मेरे पास ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे ए डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस यानी इमेजिनरी पार्ट पे बी डिस्टेंस पे है, तो सिंपल ये जो हो जाएगा ना, ये जो हो जाएगा, दिस इज योर मॉड जेड, यानी कि मॉडुलस, मॉडुलस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस, जो अभी हम बताएं कि मॉड जेड का वैल्यू, मॉड जेड का वैल्यू आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे होता है, तो यहाँ से कैसे, जैसे आप यहाँ पे देखो, इसको अगर परपेंडिकुलर खींचते हो तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया बी, ये डिस्टेंस क्या हो गया आपका ए, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो मॉड जेड का वैल्यू आपको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही वैल्यू जो है आपका हम बताएं, अब कहाँ से आया, तो यहाँ से आया, यही आपका क्या होता है, मॉडुलस होता है, यानी मैग्नीट्यूड होता है, मॉड होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये जो होता है हाइपोटेनस। समझ में बताइए, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मानते हैं कि ये आपका जो मैग्नीट्यूड है ये 1 है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये अच्छा चीज याद है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो वो आपका एक सर्कल देगा, वो आपका क्या देगा, एक सर्कल देगा। तुम खुद सोचो, अगर यहाँ पे ये जो मैग्नीट्यूड है यानी ये जो मॉड है ये अगर 1 के बराबर है, तो यहाँ पे ये टोटल ऐसे 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 करते करते एक सर्कल का फॉर्मेशन करेगा, यानी कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगा, यानी मॉड किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर 1 है तो यानी कि वो एक सर्कल का फॉर्मेशन करता है। वो किसका फॉर्मेशन करता है, एक सर्कल का। इसी मदद से बहुत चीज पढ़ेंगे ज्योमेट्री टाइप। इतना चीज समझ में आया। आर्गेंड प्लेन क्या होता है, आर्गेंड प्लेन को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन के नाम से भी जानते हैं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस नहीं, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। चलिए और देखते हैं अभी। अब आर्गुमेंट देखिए क्या होता है। आर्गुमेंट देखो, जैसे ये आपका क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये हो गया रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। आर्गुमेंट क्या होता है, ठीक, आर्गुमेंट बस नाम मात्र है। जैसे अगर मेरे पास कोई एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका कोऑर्डिनेट a, b है, z, और वो मानते हैं, जैसे हमको बोला जाता है ना, जैसे अगर हमको कोई बोले कि इस z पॉइंट पे अगर हमको जाना है, मतलब
इस जेड पॉइंट का हमको पता करना है, तो हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं कि आप एक्स एक्सिस यानी रियल पार्ट पे ए कोऑर्डिनेट जाइए और वाई एक्सिस यानी इमेजिनरी पार्ट पे बी कोऑर्डिनेट जाइए। एक तरीका होता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम बता दें कि यहाँ पे ये कुछ एंगल है, यहाँ पे क्या है, ये कुछ एंगल है, मानते हैं एंगल थीटा है, कुछ एंगल है और कुछ डिस्टेंस, यानी कि हम बोल दें अगर कोई आदमी ओरिजिन पे है कि तुम थीटा एंगल से टर्न करके आर डिस्टेंस चले जाना, तब भी यहाँ पे पहुंच जाओगे। यानी कुछ थीटा एंगल यानी ओरिजिन से कुछ थीटा एंगल टर्न होके आर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, आर डिस्टेंस चले जाना, तब भी इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे ये जो थीटा होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में बात है। आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर समझिए, ये दो तरह का होता है, एक होता है जनरल, एक होता है प्रिंसिपल। जनरल आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ना जनरली आपका एम्पलीट्यूड जो होता है ना, उसी को डिनाइट करता है, जिसमें आपका जो थीटा का वैल्यू होता है वो आपका -पाई से पाई के बीच में लाई करता है। थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -पाई से पाई के बीच में। मतलब जैसे अगर हमको कोई बोले अगर एज्यूम करते हैं कि मेरा कोई पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है, हमको जेड दिया हुआ है, -3 प्लस -4 आयोटा, ये गिवन है, -3 प्लस -4 आयोटा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए और बी दोनों माइनस में है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट का केस होगा। अब अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट का केस है, -3, -4, ठीक है, तो इस पे ओरिजिन से इसका डिस्टेंस ये हो गया, ठीक है। और इस पे अगर हम एंगल बोले, इस पे क्या बोले, एंगल बोले, तो सिंपली ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उल्टा चलना है, तो ऐसे चलेंगे तो ये एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये आपका जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये क्या फॉर्म हो रहा है, इसको अगर इतने एंगल को अगर थीटा बोले तो ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा। इतना एंगल क्या हो जाएगा आपका, पाई प्लस थीटा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल होगा वो पाई प्लस थीटा होगा। लेकिन ये पाई प्लस थीटा जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसका कोऑर्डिनेट है जेड, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये नहीं होगा। ये जो पाई प्लस थीटा आपको दिख रहा है, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं होगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपका ये बोलता है कि आपका जो थीटा का वैल्यू है वो -पाई से पाई के बीच में ही लाई करना चाहिए। मतलब हमको कवर तो ये चारों क्वाड्रेंट करना है, यानी कि आप या तो यहाँ से लेके यहाँ तक ले लो, नहीं तो ऐसे एक बार ले लो, मतलब कि आप ऐसे चलो, नहीं तो आप ऐसे चलो, इसमें भी चारों क्वाड्रेंट आपका कवर हो रहा है। या तो आप ऐसे चलो या तो आप ऐसे चलो, समझ में बात आ रही है। तो आपको या तो निगेटिव पाई चलना है या पॉजिटिव पाई चलना है। तो अगर हमको इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट पता करना है, मानते हैं कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है, तो इसका अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा तो वो ये वाला होगा, ये इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। यानी कि 180 में से 60 को माइनस करना होगा, 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, और यही 120 डिग्री आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। यही 120 डिग्री क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हुज कोऑर्डिनेट इज -3, -4। समझ में बात है, इतना कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो दिस इज योर आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, क्या, देखो जैसे ये जो आपका जो प्लेन है आर्गेंड प्लेन, ये जो आर्गेंड प्लेन है, इसी में दो टर्म आता है, एक आता है पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म।
पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म। अच्छा एक चीज और, 0 प्लस आयोटा 0, 0 प्लस आयोटा 0, इसका आपका आर्गुमेंट क्या होगा? इसका आपका आर्गुमेंट हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। समझ में बात आई? 0 प्लस 0 आयोटा का आपको कोई आर्गुमेंट नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता है। आर्गेंट प्लेन में दो चीज आता है, एक आता है पोलर फॉर्म, एक आता है नॉन पोलर, बोले पोलर फॉर्म, और एक आता है यूलर फॉर्म। अब देखो पोलर फॉर्म क्या होता है। ये आपका आर्गेंट प्लेन है, ठीक। इस आर्गेंट प्लेन में ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया जेड एक्सिस का, और ये हो गया रियल पार्ट हो गया जेड एक्सिस का, ठीक। जेड एक्सिस बोले जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब पोलर फॉर्म क्या होता है? कोई पॉइंट है a कॉमा बी, तो ओरिजिन से जैसे हम लोग जानते हैं कि उसका जो डिस्टेंस होगा वो मॉड जेड के बराबर होगा। उसका डिस्टेंस क्या होगा? मॉड जेड के बराबर होगा, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इतना चीज जानते हैं। ये डिस्टेंस आपका बी, ये डिस्टेंस आपका ए। अच्छा अगर यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें, ये तो आपका सिंपल हम कोऑर्डिनेट प्लेन्स यानी कि डिस्टेंस ए और बी डिस्टेंस के जरिए ए कॉमा बी यानी पॉइंट का, यदि आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट पे हम लोग इसके डिस्टेंस यानी y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस और x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है उसकी मदद से यहाँ पे इसको जान पा रहे हैं। पोलर फॉर्म ये बोलता है, जो अभी हम बताएं आर्गुमेंट में, कि आपको जैसे ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया जेड एक्सिस के, ये आपका रियल पार्ट हो गया। पोलर फॉर्म ये बोलता है कि सेम पॉइंट जो a कॉमा बी है, अगर हम लोग यहाँ तक पहुंचने के लिए r डिस्टेंस में, कितना डिस्टेंस? r डिस्टेंस, और एंगल कितना बनेगा? थीटा। डिस्टेंस कितना होगा? r थीटा, और इसको फिर हम लोग लिखें r कॉमा थीटा। क्या लिखें? r कॉमा थीटा। तो दिस इज योर पोलर फॉर्म। मतलब एक तरीका ये हुआ, तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 1 बोलता है कि या तो आप डिस्टेंस के जरिए आप लोग उस पॉइंट तक पहुंचो, या तरीका नंबर 2 बोलता है यानी दूसरा मेथड बोलता है कि कुछ एंगल से, सबसे पहले रियल पार्ट से कुछ एंगल से बेंड करो, उसके बाद r डिस्टेंस तक जाओ, और तब उस पॉइंट पे आप पहुंचोगे, और वो जो पॉइंट होगा वो आपका r कॉमा थीटा होगा। तो यही आपका r कॉमा जो थीटा होता है, ये जो आपका r कॉमा थीटा होता है, इस r को हम लोग मॉड जेड भी लिख सकते हैं, इस r को मॉड जेड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट को जेड मानते हैं तो आपका कोऑर्डिनेट हो जाता है मॉड जेड कॉमा थीटा, या r कॉमा थीटा बोलो या मॉड जेड कॉमा थीटा बोलो, दोनों बराबर ही है। समझ में बात आई? तो दिस इज योर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? हाँ, ये आपका हो जाएगा पोलर फॉर्म। ये क्या हो जाएगा? आपका पोलर फॉर्म। और इस पोलर फॉर्म को हम लोग लिखते हैं r या मॉड जेड, r या मॉड जेड इज इक्वल टू, ठीक नहीं, इसी पोलर फॉर्म को हम लोग लिखते हैं r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा कैसे आया? देखो, हम इसलिए बोले क्योंकि यहाँ पे अभी भी ये डिस्टेंस कितना है? b, ये डिस्टेंस कितना है? a। जैसे a कॉमा b, अगर इस पॉइंट का पहले ओरिजिनल कोऑर्डिनेट तो यही है, हम लोग तो इतना एंगल बेंड करके इतना डिस्टेंस पहुंचे तब ये कोऑर्डिनेट हम लोग को मिला, नहीं तो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट क्या है? a कॉमा b। अब अगर हम इसमें पूछे कि कॉस थीटा क्या होगा, इसमें कॉस थीटा क्या होगा और साइन थीटा क्या होगा, तो बहुत आसानी से दिख रहा होगा कि कॉस थीटा मेरा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि a इज इक्वल टू r कॉस थीटा दिख रहा है। और अगर हम यहाँ पे
अगर हम यहाँ पे पूछे साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा दिख रहा है कि b अपॉन आर होगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर ये आपका 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, यानी कि b इज इक्वल टू आर साइन थीटा और a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। यही a और b का वैल्यू अगर z इज इक्वल टू आर टाइम्स a प्लस आयोटा b में पुट करें, a प्लस आयोटा b में a की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, आर कॉस थीटा, और b की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे आर साइन थीटा। आर दोनों में कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लिए, आर दोनों में क्या है, कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लिए, तो अंडर ब्रैकेट बचा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। दिस इज योर पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यही क्या होता है, पोलर फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्या बात समझ में आया, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। अच्छी बात है। अब यूलर्स फॉर्म क्या होता है, देखो गणित में बहुत महान महान वैज्ञानिक हुए, ठीक है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, तो खैर मैथमेटिशियन बोलते हैं। आपका यूलर्स फॉर्म ये होता है कि जैसे z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। अब यहाँ पे इस पूरे को यानी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लोग उन्होंने रिप्रेजेंट किया एक कांस्टेंट k से, किसे, k से। लेकिन अगर यहाँ पे इस k से इस पूरे को तभी ना रिप्रेजेंट करेंगे जब ये पूरा कांस्टेंट हो। कांस्टेंट तो है नहीं, क्योंकि थीटा का वैल्यू यहाँ पे कुछ और होगा, है ना, और फिर यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, और पॉइंट पे थीटा का वैल्यू अलग अलग होगा, जिसके कारण ये कोई टर्म कांस्टेंट तो है नहीं, कोई टर्म कांस्टेंट है नहीं। तो बाद में चल के यही जो z है, ये जो z है, इस z को हम लोग r और इस k को आपको डिनोट किया गया ei थीटा से, ei थीटा से, और यही होता है आपका यूलर्स फॉर्म। यही क्या होता है आपका यूलर्स फॉर्म। यूलर कोनो साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पे ये दे दिया गया कि z इज इक्वल टू आर टाइम्स ei थीटा, z इज इक्वल टू आर टाइम्स ei थीटा। तो यही हो गया आपका क्या, यूलर्स फॉर्म, जहाँ पे ei थीटा का वैल्यू होता है, ei थीटा का वैल्यू होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। समझ में बात आ गई, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, नोट कर लो। एक चीज याद रखिएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट में थीटा का वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करता है, और जनरल आर्गुमेंट में आपका प्रिंसिपल प्लस 2n पाई, प्रिंसिपल प्लस 2n पाई के बराबर होता है। जहाँ पे n क्या है आपका, एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कोई इंटीजर होगा, इंटीजर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई इंटीजर होगा। ये 2n पाई है, 2n पाई। समझ में बात आ गई, कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को भी नहीं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक छोटा सा चीज यहाँ देखो गलती हो गया है, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट में थीटा का वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में लाई तो करेगा, लेकिन 180 डिग्री क्या 180 डिग्री जो पॉजिटिव होगा उससे छोटा या उसके बराबर होगा, और माइनस पाई से हमेशा बड़ा होगा, यानी निगेटिव ऑफ 180 से हमेशा बड़ा होगा। यानी सिंपल यहाँ पे ऐसे जान सकते हो कि थीटा का वैल्यू बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल माइनस पाई से कॉमा पाई के बीच में। थीटा का वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में बिलोंग करेगा, ठीक। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोग जो अभी शुरुआत में तुमको बताया कि डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसमें तो कोई दिक्कत कोई शक नहीं है। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac में आप तीन कंडीशन पढ़े थे कि d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0 और d इज लेस देन 0। तीन कंडीशन पढ़े थे।
इन तीनों कंडीशन में डी अगर 0 से बड़ा हो तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी कि रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग। डी इक्वल टू 0 हो तो टू रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, ये दोनों चीज हम लोग जो है 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। डी लेस देन 0 वाला टर्म नहीं पढ़े थे कि जिसमें आपका इमेजिनरी रूट्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। इमेजिनरी रूट्स में इन दोनों का तो आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल लेते थे। अब इमेजिनरी रूट्स में सिंपल क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट्स में क्या हो जाएगा आपका, देखो सेम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सेम होगा, यानी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनांट बाई 2a, जिसमें डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो ऊपर भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो आपका डी है, बस इसमें क्या करेंगे कि ये आपका आयोटा, सिंपल क्या करेंगे, एक आयोटा जोड़ देंगे और यही आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया फॉर इमेजिनरी रूट्स। समझ में आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बस एक आयोटा यानी कि एक आई को यहाँ पे रख दीजिए, और बाकी सिंपल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऐसे जो क्वाड्रेटिक नंबर्स हैं, रियल नंबर्स के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, उनके लिए तो ये दोनों है ही, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला, और इमेजिनरी रूट्स के लिए ये वाला। ठीक, तो ये खत्म हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका क्वेश्चंस करते हैं।